सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर यूजीसी नेट कॉमर्स एजुकेटर, माय नेम इज रूबी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये वीडियो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए और साथ ही साथ CU ET PG वाले बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये टॉपिक इतना अच्छा है, ये कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, लेकिन कुछ बच्चे इसे थोड़ा सा हेट करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पार्ट हमारा आ जाता है। लेकिन हमें ये टॉपिक बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये मिनिमम हमें 12 नंबर दे के जाता है और मैक्सिमम ये हमें 16 मार्क्स दे के जा सकता है। क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, तो 6 क्वेश्चन से हमारे 12 नंबर बन सकते हैं और 8 क्वेश्चन से हमारे 16 नंबर पूरे पक्के बन सकते हैं अच्छे से। तो यही जो डिस्टेंस रहता है ना नेट और JRF के बीच का, ये उसको कवर अप करने में हमारी हेल्प करता है। तो जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट्स हमारे लिए इक्वल वेटेज रखती हैं, तो हमें सबको इक्वली पढ़ना है, कोई भी यूनिट हमें स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप लोगों को पता होगा हम क्या पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बेसिकली हम ह्यूमन स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ फॉर्मल एंड सोशल ग्रुप दैट डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो डेलिबरेटली क्रिएटेड किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारा एक गोल है जिसको हमें फुलफिल करना है। ठीक है, गोल को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा लोगों का, जिसमें डिफरेंट टाइप के लोग होंगे और वो उस गोल को पूरा करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे। मेंटेन टू अचीव सम इंटेंटेड गोल। इंटेंटेड गोल्स होते हैं हमारे। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट स्किल्स। हमने बात करी थी डिफरेंट स्किल्स होती है एंड बैकग्राउंड। लोगों का बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। भाई मैं इंडिविजुअल हूं, मैं कहीं से आई हूं, मेरी स्किल्स डिफरेंट होंगी। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पास डिफरेंट स्किल्स होंगी, है ना। आपकी और मेरी स्किल्स सेम नहीं हो सकती, ना आपका और मेरा बैकग्राउंड सेम हो सकता। इसी तरीके से हम लोगों की डिफरेंट स्किल्स होती है एंड डिफरेंट क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। आर बॉट टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज। इनको लाया जाता है स्पेसिफिक ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। अब सबकी ड्यूटीज अलग अलग होती है, जिस तरीके से सबके टास्क होते हैं, गोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसी तरीके से सबकी ड्यूटीज भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। देयर टास्क एंड सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल बाय द मैनेजर। और इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, मैनेजर करता है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे मैनेजर होते हैं वो इन सारी चीजों को देखते हैं कि जिन लोगों को हमने रिक्रूट करा है, सिलेक्ट करा है, ट्रेनिंग दी है, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोगों का ग्रुप हमने क्रिएट करा है, क्या वो प्रोडक्टिव भी है हमारे लिए या नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक ग्रुप बना दे रहे हैं और उससे हमें कोई भी प्रोडक्टिविटी ही नहीं मिल रही। ऑर्गेनाइजेशन लोगों से चाहते हैं कि जितनी से जितनी ज्यादा हो सके प्रोडक्टिविटी मिले एंड एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम कॉस्ट पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, है ना। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। तो पहला पढ़ लेते हैं। पहले तो ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फाइंडिंग द राइट पीपल। मीन सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सही इंसान को ढूंढना है ना। सही इंसान कैसे ढूंढेंगे हम लोग, हमें देखना है कि उसकी हमें क्या क्वालिटीज चाहिए, राइट। हमें क्या क्या चीजें चाहिए उस पर्सन में जो कि एक जॉब के लिए सुटेबल हो सकती हैं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई फाइनेंस मैनेजर चाहिए तो मुझे उसके अंदर क्या चाहिए, क्वालिटीज। उसकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, उसका फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए डेबिट, क्रेडिट एंड फाइनेंस की उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तब हम उसको हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे और ट्रेन करेंगे, है ना। हम ऐसे किसी पर्सन को नहीं कर सकते रिक्रूट की उसको कोई नॉलेज ही नहीं है फाइनेंस से रिगार्डिंग। अगर उसे नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या ही संभालेगा, है ना। तो सेकंड चीज की अगर हम बात करें तो ये लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर आता है। लीडरशिप तो आपको पता ही होगा, लीडरशिप का मीन्स क्या होता है, लीड करना, है ना। लोगों को लीड करना, एक इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है लीडर के अंदर जो कि लीड कर पाता है लोगों को। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन जो होते हैं वो
सॉल्व होते चले जाते हैं हमारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेटर, एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाना भी ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के। अगर ऑर्गेनाइजेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेगी तो लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, लोगों के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा, उनके साथ देखना पड़ेगा उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, इंटरेस्ट फील्ड बनानी पड़ेगी उनकी एक, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेटर होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें डेवलप अ गोल टीम एंड गुड टीम। वी कैन से गुड टीम किस तरीके से क्रिएट करनी है, कोऑर्डिनेशन बनाना है ऑर्गेनाइजेशन को जिससे लोग अच्छे से काम कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ना रहे, ग्रेवियांसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हो। ये सारी चीजों को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक गुड टीम बिल्ड करते हैं। एक जो अच्छी टीम होती है ना वो बहुत ऊपर तक ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा सकती है, राइट। ये जो ग्राफ रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऐसे जा सकता है अगर हम टीम के साथ काम करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, टीम वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ग्राफ जा सकता है हमारा ऊपर तक। एक एम्प्लॉय ही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को डाउन लेवल से अप लेवल पे लेके जाता है, तो इसलिए टीम वर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हमें टीम वर्क जो है बहुत ही अच्छा रखना है। हायर प्रोडक्टिविटी रहती है, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी हायर रहेगी तभी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी और ग्रो करने से ही लोगों का प्रमोशन होगा। अगर वहां के एम्प्लॉयज ये चीज समझकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और एक अच्छे वे में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी फायदा है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हूँ तो मैं भी तो कहीं ना कहीं सोचूंगी ना यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑब्वियस सी बात है मैं भी खुद चाहती हूँ कि मेरा फायदा हो, मेरा प्रमोशन हो। अब मैं यहाँ लेवल पे हूँ तो मैं वहाँ लेवल पे भी जानी चाहिए हो ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं अच्छे से काम करूंगी, जो भी मेरा काम है उस चीज की मैं डिलीवरी प्रॉपरली करूंगी, ठीक है, उसको प्रोडक्टिव वे में करूंगी। उससे क्या होगा, उससे मेरा भी इंक्रीमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आज मेरी सैलरी जितनी है उससे मे बी डबल हो जाए, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। कुछ की फैक्टर्स आ जाते हैं इसके, जैसे कि पहला आ जाता है हमारा पीपल, लोग। दूसरा आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर। अगर हम थर्ड बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ वन इज एनवायरमेंट। ये चारों हमारे क्या है, की फैक्टर्स हैं जो कि किस चीज को अफेक्ट करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले हम पीपल की बात करें, आप लोग ही बता दो पीपल क्या होता है। क्या कह रहे हो मैम, आप भी पीपल ही हो, हम भी पीपल ही हैं। पीपल मीन्स एक तरीके से लेबर, एम्प्लॉय, हम लोग सब लोग पीपल है, ठीक है। तो काम कौन करेगा, बेसिकली काम तो पीपल ही करेगा ना, लोगों के द्वारा ही काम को कराया जाएगा। पीपल, दिस एलिमेंट इज द सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। People work to achieve the target of an organization and organization work to fulfill the need of individual। तो ये लाइन बहुत सही बोली गई है कि क्या होता है, जो लोग होते हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है। कैसे करती है मैम, ऐसे करती है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो आपके बारे में सोचेगी ना, क्योंकि आप अगर खुश नहीं हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन को स्विच भी कर सकते हो ना। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हूँ और मुझे वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से नेक्स्ट पे स्विच कर जाऊंगी, है ना। तो एक एम्प्लॉय की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से जो वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, द वर्ड पीपल, एनी एक्सटर्नल पर्सन लाइक अ सप्लायर, कस्टमर, ऑडिटर और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर। कोई भी हो सकता है, एक सप्लायर हो सकता है, ठीक है, एक मैनेजर हो सकता है और लेबर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कोई भी वो पीपल हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, है ना। जो उसका पार्ट है वो सारे पीपल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन ही वर्क करते हैं, रोबोट्स नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? इट इज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज टू बी टेकन केयर ऑफ
टू ब्रिंग। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स, स्ट्रक्चर से आप लोग क्या समझ रहे हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होता है? हायरार्की होती है जिसमें काम होता है ना, स्ट्रक्चर वाइज ही काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं हमारे, है ना, यहाँ हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ही लाइन वाइज आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है, लेबर आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें आती रहती हैं। बीच में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सबऑर्डिनेट, लेबर। तो मतलब एक हायरार्की में जब काम हो रहा है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि एक स्ट्रक्चर में काम होना चाहिए ताकि सारी चीजें, सारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्लियर रहे, है ना, तभी तो क्लियर रहेंगी, वरना तो पता ही नहीं लगेगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी अथॉरिटी है ना, सारी चीजों का मैशअप हो जाएगा बिल्कुल। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में जरूर बताना कि अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क aloof and it's depend on people, which again work on the concept of division of labor. So there is always a hierarchy in organization which is not a properly dealt with can mess the system because it is a nil scrutiny and flaw of the control. इसके अंदर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। स्ट्रक्चर में काम करना है, डिवीजन ऑफ लेबर करना है, जिसकी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो डिवाइड करके दे देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा सोर्स क्या है इस टाइम पे? ऑनलाइन टीचिंग हमारा सोर्स है। आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, एक कैमरा है जिसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं माइक के थ्रू। ये क्या, एक टेक्नोलॉजी है। तो एक टीचर के लिए टेक्नोलॉजी क्या हो गई? एक बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, एंड माइक एंड ऑल, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी हो गई। अगर मेरे पास ये नहीं होते तो क्या हम लोग कनेक्ट कर पाते आपस में? नहीं कर पाते, है ना। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी अपने जो उसके वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन सबको क्या करती है? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। किस लिए? वो इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, अपनी एफिशिएंसी लगा रहे होते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या हेल्प करेगी? टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करेगी। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम और ज्यादा एफिशिएंटली वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू इजीली पढ़ पा रहे हो, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू काम भी आसानी से हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी टू हेल्प द पीपल इन द एफिशिएंटली डूइंग देयर वर्क। सम टेक्नोलॉजी डज नॉट अप्लाई टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। भाई सेम टेक्नोलॉजी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होती, है ना। अगर कोई मुझे पैसे गिनने वाली मशीन लाके दे दे यहाँ पे, तो क्या वो मेरे काम की है? ऑब्वियसली नो, मेरे काम की नहीं है। क्या मैं उससे आपको नोट गिन के दिखाऊंगी? नहीं, है ना। क्या डिजिटल बोर्ड हम बैंक में लगा दे तो वहाँ वो उसका कुछ काम होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्या वो डिजिटल बोर्ड से काम करेंगे, पैसे निकालेंगे? नहीं। तो सही टेक्नोलॉजी सही जगह पर होनी चाहिए, है ना। जैसे राइट पीपल को राइट प्लेस पे होना चाहिए। हम पढ़ते हैं ना प्लानिंग, रिक्रूटिंग एंड इन सब चीज़ों के अंदर क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं एक फीचर, उसको क्या बोलते हैं हम? आई फॉरगॉट द नेम, एनीवेज, ठीक है, जो भी बोलते हैं आगे डिस्कस कर लेंगे इस बारे में हम। बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिमांड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एंड हाँ सॉरी स्टाफिंग बोलते हैं, स्टाफिंग पर राइट पीपल को राइट प्लेस पे फिल करना ना, इसी तरीके से राइट टेक्नोलॉजी राइट जगह पर होनी चाहिए, तभी तो उसका अच्छा खासा काम चल पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिमांड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग टेक्नोलॉजीज की क्या होती है? नीड पड़ती है ना, तभी वो काम कर पाते हैं। फॉर देयर डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल बैंक नीड आ मेडिटिंग मशीन्स विच कनेक्ट द कस्टमर एंड बैंकर्स। अभी हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया था। तो इसी तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह पर चाहिए होती है। हम फोर्थ टॉपिक की बात करें तो ये होता है हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट वो होता है जिसको हमें पहले एनालिसिस करना होता है, रिसर्च करनी होती है, उसके बेसिस पे ही हम आगे ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, है ना। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, कौन सी चीज़ नई आई है, क्या फीचर चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है,
तो मैं किस तरीके से काम को कर पाऊंगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाऊंगी। तो मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है भाई, ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट इन विच दे वर्क एट द सब्सटेंशियल लेवल एनवायरमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, सप्लाई एंड डिमांड। हमने बात करी ना सप्लाई एंड डिमांड का, हमें कैसे पता चलेगा किस चीज की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है ना। कोई चीज मार्केट के अंदर नहीं आई है और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो उसका हमें कैसे पता चलने वाला है, हमें उसका पता चलने वाला है एनालिसिस करके, कम्स फ्रॉम दिस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से हमें सारी चीजों को पता लगता है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और क्या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है। परसेप्शन आप लोग समझ पा रहे होगे, जो हम लोग परसीव करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के बेसिस पे, कि भाई हमारी थिंकिंग अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और सामने वाले का अलग है। मैं किसी इमेज को देख रही हूँ तो क्या पता मैं उसको कुछ और सोचूं, और आप उसको देख रहे हो तो क्या पता आप कुछ और सोचो, है ना। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आया। एक बार मैं और मेरा भाई क्लाउड की तरफ देख रहे थे, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा सा क्लाउड बना हुआ था। मैं अपने भाई को बोल रही थी लाइक ये डोरेमोन लग रहा है। नो ही सेड नहीं नहीं डोरेमोन नहीं लग रहा, ये तो मुझे मतलब एक कार्टून लग रहा है, जो कि मतलब एक आता था कार्टून पहले स्लिम सा, हाँ छोटा भीम, इसका फेस ना छोटा भीम से मैच कर रहा है। तो उसका परसेप्शन अलग था, मेरा परसेप्शन अलग था, क्या पता आप उसको देखते तो आपको कुछ और वो दिखाई देता, है ना। तो इमेजेस हो गई, लोगों को देखने का नजरिया हो गया, तो ये हमारा परसेप्शन होता है जो हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप इस इमेज को देखिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस इमेज में क्या क्या दिखा। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। देखो यहां पर आप अगर देख पा रहे हो तो यहां पर एक लेडी का फेस है एंड यहां पर एक ओल्ड मैन का फेस आ रहा है, ये राइट। एंड यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इनके फेस में भी एक आदमी बैठा हुआ है और यहां पर एक पर्सन है जो कि गिटार को प्ले कर रहा है। देखो आप, अगर आपको दिख रहा होगा ध्यान से तो, और अगर आप और ध्यान से देखोगे तो वहां एक उस ओल्ड मैन के ईयर में से एक लेडी बाहर आ रही है। तो ये क्या है, हमारा परसेप्शन है, ठीक है। आप लोगों को क्या पता, इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा चीजें दिख गई जो मुझे यहाँ दिखी हूँ। हाँ मुझे एक और चीज दिखी कि इस लेडी ने कान में बॉटल पहनी हुई है ना। तो इसी तरीके से सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, देखने का नजरिया होता है, हमें किस चीज में क्या दिखता है वो। जैसे कि इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। परसेप्शन देखो, ये बोल रहे हैं, एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। एक पर्सन बोल रहा है ये 6 है, ये बोल रहा है 9 है। तो क्या 6 वाला गलत हो सकता है? नहीं। 9 वाला गलत है? नहीं। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि 9 वाला अपनी जगह पे सही है, वो इस तरीके से देख रहा है, और 6 वाला अपनी जगह पे सही है, वो इस तरीके से देख रहा है। द नंबर इज सेम बट द पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट, है ना। तो हमारा देखने का, सोचने का जो नजरिया है वो इस चीज को बताता है कि हर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ये कॉग्निशन प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल होता है ये, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी को गलत नहीं कह सकते, तो इसी तरीके से सबका पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है। तो अगर आपको आगे से कोई बोले कि ये ठीक है तो उसको आप गलत साबित मत करना, गलत हो तो करना ठीक है। तो परसेप्शन की अगर हम बात करें तो परसेप्शन क्या होता है, अभी हमने इसको देखा, अब हम इसकी एक छोटी सी मीनिंग जान लेते हैं वर्ड्स के थ्रू। परसेप्शन मीन्स परसीविंग, गिविंग मीनिंग टू एनवायरमेंट अराउंड अस। अपने एनवायरमेंट से परसीव करते हैं चीजों को और एक मीनिंग दे देते हैं उसको, है ना। हमने अपने एनवायरमेंट में कुछ दे दिया, देखा और उसको क्या दे दी, एक मीनिंग दे दी, एक मतलब दे दिया, एक शब्द दे दिया उसको हमने। इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सीइंग, रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड गिविंग मीनिंग टू दिस एनवायरमेंट। हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करके उसकी एक मीनिंग को हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, है ना। यही मतलब होता है ना। पहले हम उस चीज को देखेंगे तभी तो परसीव करेंगे अपने दिमाग में कि ये चल क्या रहा है, ये है क्या। देखो इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचर ऑफ परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन के कुछ नेचर्स भी होते हैं,
है ना। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, परसेप्शन क्या होता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है मतलब मेंटल प्रोसेस होता है, अपने दिमाग से हम उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पॉइंट बोलता है परसेप्शन क्या है, इट इज अ बेसिक कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल प्रोसेस। बेसिक है, कॉग्निटिव है और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। हमने अभी डिफाइन करा कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, किस तरीके से ये एक मेंटल एबिलिटी है, कॉग्निशन हमारा इसमें वर्क करता है, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं ना सीधे वो हमारे दिमाग में जाके ही प्रोसीड होती है, तभी उसका आंसर निकल के आता है कि ये हो सकता है। परसेप्शन बिकम अ सब्जेक्टिव। हाँ, क्या परसेप्शन सब्जेक्टिव हो सकता है? बताओ आप लोग, सब्जेक्टिव हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे? आपका परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है, क्या हम दोनों का परसेप्शन सेम है? अगर हम किसी से, अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, अपने नेबर्स से, अपने दोस्तों से पूछें तो क्या उन सबका परसेप्शन सेम होगा? नो, नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। मेरा परसेप्शन अलग है, आपका अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है सबका अलग होगा, सबका सोचने का तरीका अलग होगा। अगर ये एक डेफिनेशन होती और मैं उसको बोल दी कि ये क्या है, मतलब तो बोल सकते हैं हम, वो ऑब्जेक्टिव हो सकता था कि उसका एक फिक्स्ड आंसर है, मींस इसका आंसर ये है तो यही होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। पढ़ते हैं ना हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज को बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो परसेप्शन भी सब्जेक्टिव होता है क्योंकि सबका अलग अलग होता है प्रोसेस, एंड डिफरेंट पीपल में परसीव द सेम इवेंट डिफरेंटली। देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि पीपल में भी परसीव द सेम बट डिफरेंटली। सेम परसीव कर सकते हैं बट डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे एरर इन परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर क्या एरर्स होते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलो इफेक्ट की। हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। हेलो इफेक्ट होता है, हेलो इफेक्ट का मतलब होता है एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, एक पॉजिटिव फैक्टर को लेके एंड उसके बारे में जजमेंट दे देना, है ना। होता है ना, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानो यहाँ से एक बच्चा गया निकल के, उसने उसको बोला गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? मैंने मतलब मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। फिर वो नेक्स्ट डे गया, हेलो मैम कैसे हो आप? बढ़िया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो मैंने दिमाग में सोचा लंच करते हुए, चाय पीते हुए, बच्चा बड़ा अच्छा है, रोज रोज बोलता है गुड मॉर्निंग मैम कैसे हो आप, है ना, मतलब बढ़िया बच्चा है एकदम, है ना, अच्छा होगा, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, है ना, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, बच्चा बहुत बढ़िया है। मैंने परसेप्शन लगा ली, 4 लोगों में और जाके बता दिया कि भाई बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है। ऐसे करती हैं बुआ जी, मासी जी हमारी, बस मेरी बुआ ये वीडियो ना देखे, ठीक है। वो होता है हमारा हेलो इफेक्ट। मेकिंग इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल फीचर और ट्रेट सच एज इंटेलिजेंस एंड सोशेबिलिटी एंड अपीयरेंस। किसी के फीचर्स को लेके, ट्रेट्स को लेके, इंटेलिजेंस को लेके, सोशेबिलिटी को लेके एंड अपीयरेंस को लेके। अपीयरेंस को लेके भी देखते हैं ना, कोई बड़ा अच्छे से तैयार हो गया है, हम कहते हैं यार बड़ा रिच होगा, बड़ी अच्छी फैमिली से होगा, बढ़िया फैमिली से लग रहा है देखने में तो, है ना, काफी रिच होगा, किसी ने बढ़िया से कपड़े पहन रखे हैं, तो जरूरी थोड़ी हम उसके घर जाके थोड़ी देख के आए हैं। हमने क्या करा, सिर्फ एक ट्रेट पकड़ा हमने और उसके बेसिस पे हमने पूरी एनालिसिस कर दी कि ये ऐसा होगा। तो ये गलत बात होती है और ये ही एरर क्रिएट करता है हमारे परसेप्शन में। हमने परसेप्शन लगा लिया ना ये। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अरे इसको क्या हुआ, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टीरियोटाइप की। स्टीरियोटाइप तो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, खैर इसकी तो हम क्या ही बात करें, सबको पता होगा। एक सुना होगा, लड़कियों ने तो खास करके, लड़कियां पैर से स्कूटी रोकती हैं, है ना, और बॉयज ने सुना होगा ओहो बॉयज शुड नॉट क्राई, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लाइक दैट, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आपको रोड नहीं क्रॉस करनी चाहिए, भले ही बिल्ली हमसे ज्यादा जल्दी में हो, है ना। तो ये सारी परसेप्शंस जो है ये बने हुए हैं पहले से, तो ये हो जाता है हमारा स्टीरियोटाइप जो पुराने टाइम से बने हुए हैं। अ पर्सन इज जज्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द बेसिस ऑफ परसेप्शन अबाउट द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स, इट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा ही क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट होता है।
हॉर्न इफेक्ट में हम किस चीज की बात करते हैं, एक नेगेटिव साइड लेके हम उसके बारे में नेगेटिव बोल देते हैं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि आप अपने घर पे काम नहीं कर रहे थे और आपकी बुआ जी आ गई उसी टाइम पे, बोलती अरे आपका बच्चा बिल्कुल काम नहीं करता, और उन्होंने जाके सारे रिश्तेदारों में बता दिया क्या, अरे उनकी लड़की तो उनकी बात ही नहीं मानती है, ऐसी होगी वैसी होगी, या ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। इस तरीके से ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का ले लें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आपकी एक नेगेटिविटी के ऊपर आपको पूरी जजमेंट दे दी जाती है, आपने कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट अपना शो करा तो उसके बेसिस पे पूरा आपके लिए नेगेटिव बना देना कि आप इस चीज़ में भी अच्छे नहीं हो, इस चीज़ में भी अच्छे नहीं हो, इस चीज़ में भी अच्छे नहीं हो, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी एक ट्रेट पकड़ के उसके लिए पूरी नेगेटिव जजमेंट दे देना, इसमें दिया भी है नेगेटिव क्वालिटी यहाँ पे लिया हुआ है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। प्रोसेस और ट्रेट परसीव्ड, ठीक है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, एक एरर हो गया, किसमें, परसेप्शन में। एट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन परसीवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, जब हम वैल्यू के बेसिस पे दूसरों का परसेप्शन देखने की कोशिश करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसमें रखने की कोशिश करते हैं, अपने बेसिस पे सामने वाले को देखते हैं, वो होता है हमारा एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आती है वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज देखो, वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। वैल्यू से भी एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है, क्या पता अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हो गया तो दो भी बन सकते हैं, है ना। ये हर बार के पेपर के ऊपर होता है। पिछली बार जैसे कि अभी जो लास्ट में जून में एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो एटीट्यूड से आया था, तो मे बी वैल्यू से नहीं आया तो इस बार वैल्यू से क्वेश्चन आ सकता है ना। और हेलो और हॉर्न इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैचिंग भी आ जाती है बहुत बार। तो वैल्यू की अगर हम बात करें, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पढ़ते आते आए हैं ना। बचपन में बुक्स होती थी वैल्यू की, वैल्यू एजुकेशन वगैरह, उसमें सारी चीज़ें स्टोरीज लिखी होती थी, मोरल स्टोरीज, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, कौन सी क्या हमारी वैल्यू होनी चाहिए, किस तरीके की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। टीचर्स भी सिखाते थे, स्कूल में भी सिखाया जाता था, फैमिली वाले भी सिखाते हैं, सोसाइटी से भी सीखते हैं। तो वैल्यूज़ हमें बहुत जगह से मिलती हैं, और ये वैल्यूज़ हमारे किस चीज़ को बिल्ड करती हैं, बिहेवियर और एटीट्यूड को बिल्ड करने में वैल्यूज़ ही हमारी हेल्प करती हैं, जो कि हमारी बहुत टाइम से चली आ रही होती हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें कि वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर, एक मेजर फैक्टर है विच शेप द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है ना। आपकी वैल्यूज बताते हैं कि आप कितने अच्छे पर्सन हो, आपकी वैल्यूज बताती है आप किस तरीके के बैकग्राउंड से आते हो, आपकी वैल्यूज बताती है कि आपका बिहेवियर नेचर किस तरीके का है ना। ये सारी चीजें हमें इससे देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे और वैल्यू के बारे में बताया गया है, वैल्यू रिप्रेजेंट द बेसिक conviction that the specific mode of the conduct is socially or personally preferable to a opposite mode of the conduct, ठीक है। अब सोर्स ऑफ वैल्यू देख लेते हैं कि सोर्स ऑफ वैल्यूज क्या होते हैं। वैल्यूज के कुछ सोर्स होते हैं कि वैल्यू हमें मिलती कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आती होंगी वैल्यू। ऐसा थोड़ी है कि डब्बे में पैक करके कोई हमारे घर पे रख गया कि ये लो वैल्यूज ले लो, है ना, ऐसा नहीं होता। तो वैल्यूज कहीं ना कहीं से तो आती हैं। अब वैल्यूज कहाँ से आती हैं, पहला तो हम देख लेते हैं फैमिली फैक्टर। फैमिली वैल्यूज फैमिली से आती हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कि फैमिली जो होती है ना हमारी, वो पहला स्कूल होता है बच्चे का, है ना, होता है ना। सबसे पहले हम लोग कहाँ से सीखते हैं, अपने घर वालों से सीखते हैं, उनको देखते हैं, उनको मतलब समझते हैं कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, ये बोल कैसे रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ना अपने घर में बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए बड़ों के साथ, तो बच्चों पे उस चीज का असर आता है ना। तो वैल्यूज सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, पहला फैक्टर होता है। दूसरा तो हमारा सोशल फैक्टर आ जाता है। सोसाइटी भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जो कि हम घर से नहीं सीख पाते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बाहर निकलने के बाद सोशल इंटरेक्शन से सीख जाते हैं, है ना। हमने वाइगोस्की की थ्योरी भी पढ़ी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि हम कहाँ से सीखते हैं, हम इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं, एनवायरनमेंट को एनालिसिस करके सीखते हैं। लोगों से हम जितना इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से हम जितना मिलेंगे जुलेंगे, उतना हम उनसे सीख पाएंगे जितना हम एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेंगे अपने, ठीक। नेक्स्ट पर्सनल फैक्टर हो जाता है हमारा। पर्सनल फैक्टर हमारे खुद के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें वैल्यूज क्रिएट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे कल्चर होते हैं कि भाई हमारे कल्चर क्या है, कल्चर भी हमें वैल्यूज देता है, हम अपने कल्चर से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। रिलीजन से सीखते हैं, है ना। रिलीजन भाई
होता है ना रिलीजन वाइज वैल्यूज होती हैं कि भाई हमारे में इस तरीके से पूजा होती है, हमारे में इस तरीके से ये चीज़ होती है, तो वो सारी वैल्यूज आ जाती है कि भाई हमारे में जो भी होता है वो हमारे रिलीजन के थ्रू होता है, तो ये रिलीजन वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं, ये भी एक फैक्टर है वैल्यूज का। लाइफ एक्सपीरियंस, क्या लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे भाई? लाइफ से भी तो बहुत एक्सपीरियंसेस से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जिससे भी हमारी वैल्यू बिल्ड होने में हेल्प होती है ना। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से हम क्या करते हैं, अपने वैल्यूज को बिल्ड करते हैं, तो ये भी एक सोर्स हो सकता है हमारा। रोल डिमांड, अब रोल डिमांड क्या हो जाता है भाई? अच्छा ये बताओ आप लोग कि एक पर्सन है जो कि मैन है, ठीक है, और उस पर्सन के कितने रोल्स हो सकते हैं? वो एक हस्बैंड हो सकता है, वो एक फादर हो सकता है, वो एक ब्रदर हो सकता है, वो एक फ्रेंड हो सकता है, वो किसी का कलीग हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फीमेल्स की भी होती है, तो रोल डिमांड्स भी काफी ज्यादा होती हैं, उससे भी हमारी वैल्यूज इफेक्ट करती हैं, वो भी एक तरीके से हमारा सोर्स है इसका। ये इसी की इंपॉर्टेंस के बारे में दिया हुआ है जो कि हम पहले डिस्कस अभी कर चुके हैं। मैनेजमेंट की थ्योरीज आ जाती हैं अब कुछ। मैनेजमेंट की थ्योरीज देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। मैनेजमेंट में जितनी भी थ्योरीज हमारी आ जाती हैं वो थ्योरीज हमें बहुत अच्छे से डीपली कवर करनी होती है, क्योंकि थ्योरीज में से एक क्वेश्चन तो बेसिकली यही बन जाता है कि भाई इसका ये थ्योरी किसने दी थी, है ना, नाम ही पूछ लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, FW टेलर ने दिया था, ठीक है। इस तरीके से थ्योरीज भी पूछ लेते हैं कि भाई किसने दिया था। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी। इस तरीके से पूछ ली जाती हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर डिटेल में हम लोग जाएं तो डिटेल में इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी पूछ लेते हैं कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, तो आपको 4 ऑप्शन के अंदर दे देंगे कि ये बताया है, इस तरीके से। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, वो हमें अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन हमें दे के ही जाता है, मींस ये आपको 2 to 4 मार्क्स दे के ही जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट थ्योरीज क्या होती है? मैनेजमेंट थ्योरीज आर द रिकमेंडेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज दैट अनेबल अस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रोच मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट थ्योरीज क्या सिखाती है? हमें रिकमेंड करती हैं, वो मैनेजमेंट करना हमें सिखाती है, ठीक है। अनेबल टू दैट बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रोच, हमें आता है मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बट जो थ्योरीज होती है ना वो हमें एक बेटर वे देती है ना, हमें बताती हैं कि और कितने अच्छे तरीके से इसको करा जा सकता है, और कितने अच्छे तरीके से काम को कराया जा सकता है, किस तरीके से मैनेजमेंट को और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो ये हमें मैनेजमेंट थ्योरीज बताती है। मैनेजमेंट थ्योरीज की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट थ्योरीज को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। मैनेजमेंट थ्योरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, है ना, सबसे पुरानी थ्योरी क्लासिकल मैनेजमेंट होती है हमारी, ठीक है। तो अगर इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी कब आई थी, ईयर भी पूछ सकते हैं ना आपसे इसका, ठीक है। उसके बाद आई थी न्यू क्लासिकल, उसके बाद आई थी मॉडर्न थ्योरी। चलो आप लोगों को होमवर्क में ये दे देती हूँ, इन तीनों थ्योरीज के ईयर आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, और इनके फाउंडर भी बताने हैं, मतलब किसने ये थ्योरी दी थी, है ना। तो पहले आ जाता है क्लासिकल, दूसरा नियो क्लासिकल, अगर हम तीसरे की बात करें मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। इन तीनों को सीक्वेंस करने के लिए भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी थी, सेकंड नंबर पे कौन सी है और थर्ड नंबर पे कौन सी है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक तरफ इनके ईयर्स दे दे, एक तरफ थ्योरीज दे दे और आपको मैचिंग के लिए बोल दे। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना है, हमें ये नहीं सोचना कि हाँ हमने थ्योरीज पढ़ ली तो क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। एग्जामिनर बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होता है, वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हमें हर तरीके से हर साइड से प्रिपेयर होके जाना है, हमें बिल्कुल भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ना अपना कहीं से भी, ठीक है। ये थ्योरीज थोड़ी सी ब्लर दी हुई है यहाँ पे, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप सुन लेना ध्यान से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, अगर हम इनके टाइप की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती है हमारी? इसके अंदर आ जाती है हमारी टेलर स्पेसिफिक मैनेजमेंट अप्रोच,
सबसे पहले इसमें टेलर साइंटिफिक है, सॉरी साइंटिफिक है, ब्लर की वजह से मुझे भी ढंग से शो नहीं हुआ। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच सबसे पहले अप्रोच रहती है हमारी इसके अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी। टेलर इसके अंदर दिया है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, FW टेलर। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लेना इस चीज को। सेकंड हमारी है वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, वेबर, इनका पूरा नाम है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने हमें किसकी थ्योरी दी थी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर ने हमें दी थी। अगर हम थर्ड बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आ जाती है हमारी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आप लोग ही बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव किसने दी थी, हमने इतनी बार पढ़ा है, हेनरी भैया, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हेनरी फ्योल जी ने हमें कौन सी थ्योरी दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ मुझे पता है आप लोग भूल गए हो। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें नियो क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी ये है हमारी मिड थ्योरी। ठीक है, जो कि किसके बाद आई थी, क्लासिकल के बाद आई थी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या आती है हमारी मॉडर्न थ्योरी। नियो क्लासिकल में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो नियो क्लासिकल थ्योरी को ह्यूमन सेंट्रिक भी बोला गया था एक तरीके से। ठीक है, ह्यूमन क्यों, क्योंकि इसने ह्यूमन के ऊपर बेसिकली फोकस करा था, जो उसके वर्कर्स थे उनकी नीड पे, उनकी सारी चीजों पे, कि भाई अगर हम उनसे काम के लिए ऑब्वियसली डिमांड कर रहे हैं तो उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी ऑर्गेनाइजेशन से। तो इन्होंने, नियो क्लासिक ने उसकी नीड पे फोकस किया था। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पे फोकस किया था। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के अंदर क्या आ जाता है हमारा, एक तो हमारी सिस्टम अप्रोच आ जाती है, इसमें हम सारा स्ट्रक्चर, हायरार्की, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारी सोशल टेक्निकल अप्रोच, और नेक्स्ट कॉन्टिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। किस सिचुएशनल अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, ये एक ही थ्योरी है, इसके नाम है ये सिचुएशनल और कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी को ही हम सिचुएशनल अप्रोच भी बोलते हैं। इंडिविजुअल प्रोसेस के अंदर मोटिवेशनल थ्योरी आ जाएंगी हमारी। मोटिवेशन के अंदर हम काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल जो मोटिवेशन की थ्योरीज होती है ना, उसमें से काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जैसे हाइजीन फैक्टर वगैरह जो भी हैं, ये जो थ्योरीज आएंगी ये हम डिटेल्ड कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारी थ्योरीज इसके अंदर होती हैं हमारी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें रोल थ्योरी एंड पर्सनैलिटी थ्योरी, देखो पर्सनैलिटी थ्योरी हो गई है ना, और मोटिवेशनल थ्योरीज हो गई, लीडरशिप की थ्योरीज हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, और इनमें से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं, क्योंकि ये एक मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जामिनर इनमें से एक आधी क्वेश्चन उठा लेता है हर बार। ठीक है, तो ये हम कवर अप करेंगे थ्योरीज की। हम एक इंडिविजुअल क्लास लेंगे जिसके अंदर हम पूरी थ्योरीज आराम से पढ़ेंगे। आज हमने कवर अप किया था सिंपल मीनिंग की वैल्यूज क्या होती है, हमारी परसेप्शन क्या होता है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये एक तरीके से हमने बेसिक कवर अप कर लिया है एक छोटी सी क्लास के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे अपनी थ्योरीज के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।